गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 9वें लेसन का लास्ट बिंदु चल रहा है मोतिया बिंदु। नेत्र की संरचना हमारी चल रही थी। नेत्र की संरचना में मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः 4 दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और लास्ट वाला था अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। इन चारों में इनके कारण क्यों हो जाता है और इसका निवारण, ठीक है। और ये दोष होने पर हमें किस तरह की वस्तु दिखाई देती है, किस तरह की हमें नहीं देती, ये मैंने आपको बता दिया था। मोतियाबिंद में जब एज हो जाती है 45-50 साल के बाद, अपना जो नेत्र लेंस है वह, हम जानते हैं नेत्र पारदर्शी होता है ना, पारदर्शी, तो उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है। वह जो नेत्र में लेंस है वह थोड़ा धुंधला हो जाता है। और धुंधला होने पर, धुंधला क्यों हो जाता है? क्योंकि उस लेंस के ऊपर एक परत जम जाती है, एक वाइट परत जम जाती है। और किसी भी लेंस पर, कोई भी लेंस अगर पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर अगर एक परत जम जाए वाइट, तो क्या होगा? जो प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश करती है वह अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने का मतलब क्या? बाकी हमारी लेंस से टकराकर वह वापस बाहर आ जाती है, जिससे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता, ठीक है। और लेंस का जो लचीलापन है वो कम हो जाता है। लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे लेंस एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब कमियां जो है वो क्या कहलाती है? मोतियाबिंद कहलाती है। तो इसका इलाज क्या है, इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है कि हमारे नेत्र में जो लेंस है उस लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस नेत्र में फिट किया जाता है। नेत्र के अंदर, हमारी आंख के अंदर एक बाहर से दूसरा कृत्रिम लेंस नेत्र के अंदर सेट किया जाता है, ठीक है। ये इसका इलाज है। और हमारा जो ओरिजिनल जो लेंस होता है उसको वहां से हटा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके घरों में जो बुजुर्ग हैं उनमें मोतियाबिंद हो जाता है, उनको ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, ठीक है। आजकल तो नई टेक्निक के द्वारा और लेजर लाइट के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है और लेंस को नेत्र के अंदर फिट किया जाता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद में क्या क्या होता है? नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस पर एक परत जमने पर वह अपारदर्शी हो जाता है, जिससे प्रकाश किरण का परावर्तन होने लगता है। परावर्तन होने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश, एक तो अपवर्तन होता है, एक परावर्तन होता है। दोनों अपन पढ़ चुके हैं। अपवर्तन में तो प्रकाश की किरण आगे की ओर चली जाती है, अर्थात हमारे आंख में प्रवेश करने वाली किरण आगे चली जाएगी। लेंस में अपवर्तन होता है ना, और दर्पण में परावर्तन होता है। तो एक तरह से दर्पण का काम करने लगता है, ठीक है ना। इसके निवारण के लिए नेत्र लेंस हटाकर एक
कृत्रिम लेंस लगाया जाता है जिसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। तो मोतियाबिंद में आपको इतना लिखना है। प्रश्न 1 नंबर का या 1.5 नंबर का आता है, मोतियाबिंद क्या है, इसका निवारण। तो निवारण में आप लेंस का नाम लिख सकते हो और होता क्यों है ये आप बता सकते हो। बट एज बढ़ने के साथ लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, लेंस पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर परत जम जाती है और उस परत के जमने पर प्रकाश का अपवर्तन न होकर उसका परावर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण हमें जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई देती है। निवारण के लिए मैंने बता दिया कि वो वास्तविक जो लेंस है वो हटाकर, हमारा जो ओरिजिनल लेंस है उसको हटाकर बाहर से नया दूसरा लेंस, मानव निर्मित जो लेंस है उसको लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो 9वां चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। आज अपन शुरू करेंगे 5वां चैप्टर, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। हम शुरू करेंगे 5वां चैप्टर, दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर का नाम है। आपके बायोलॉजी के और फिजिक्स के चैप्टर जो है, फिजिक्स के 3 चैप्टर है, 9वां 10वां 11वां, वो कंप्लीट हो गए। बायोलॉजी के 4 चैप्टर है शुरू के, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो चारों कंप्लीट हो गए। आज से अपन शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 5वां 6वां 7वां 8वां ये 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, जिसमें ये 5वां चैप्टर मैंने क्लास में भी आपको शुरू कर रखा था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वापस स्टार्टिंग से बताऊंगी तो आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। नोट्स आपके जहां तक बने हुए हैं उससे आगे आपको बनाना शुरू करना है। जो बने हुए नोट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनको आप नहीं छेड़ोगे। बात समझ में आ गई ना। हो सकता है यहाँ टॉपिक थोड़ा आगे पीछे हो जाए, जो मैंने क्लास में जो पहले पढ़ा दिया हो सकता है उसको यहाँ पर मैं बाद में पढ़ाऊं, या वहां जो पहले पढ़ाया जो बाद में पढ़ाया हुआ उसको मैं यहाँ पहले पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो वो नोट्स जो आपके बने हुए पहले से उनको आप नहीं छेड़ोगे। जहां तक मैंने पढ़ा दिया है उससे आगे आपको स्टार्ट करना है। उसमें सामान्य गुणधर्म चल रहा था शायद अपना, वहां तक हो चुका था और संभवतः शायद एंडिंग भी चल रहा होगा, तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन जो भी है अब अपन यहाँ स्टार्टिंग से दोबारा शुरू करेंगे, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे। इसको आपका एक बार पढ़ा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ा सकती हूँ इसको। और आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछा करें, आपकी कोई भी डाउट है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और रेगुलर देखें। आप बीच में छोड़ देते हैं, 3 दिन आप पर वीडियो जाता है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को, उन तीनों दिन में आप कंटिन्यू वीडियो देखें, ठीक है ना। उसको आप पेंडिंग मत छोड़ें, क्या इसको 3 दिन आगे छुट्टी है या 3 दिन साइंस की वीडियो नहीं है कि तो हम 3 दिन आगे देख लेंगे। तो ऐसे आपका जो कंटिन्यूटी जो है वो टूट जाती है बीच में, ठीक है ना। तो पढ़ा हुआ चैप्टर है, आसान भी है और आपके रिवीजन भी हो जाएगा अभी। तो हम शुरू करेंगे आपके दैनिक जीवन में रसायन। और दैनिक जीवन में रसायन का जो हमारा पहला बिंदु है वो है अम्ल, एसिड, अम्ल। अम्ल हमारे जो दैनिक जीवन में अपन जो देखते हैं, जो चीज़ें अपन खाते हैं, फ्रूट्स हैं या कोई भी जो चीज़ है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, उसमें कौन कौन से एसिड होते हैं, कौन कौन से अम्ल होते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। और अम्ल की क्या गुणधर्म है, क्या विशेषता है, हमें कैसे पता लगता है कि वो अम्ल है या वो क्षार है या वो लवण है। 3 पदार्थ होते हैं, 3 तरह के पदार्थ होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं और लवणीय होते हैं।
अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं और लवण होते हैं। तो कौन से पदार्थ अम्ल हैं, कौन से पदार्थ लवण हैं और कौन से पदार्थ क्षार हैं, उनमें अपन किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अम्ल, पहली बात तो ये कि स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद कैसा होता है इनका, स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है, एक लिटमस पत्र आता है, लिटमस पेपर आता है, एक नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर, दो प्रकार के लिटमस पत्र आते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे एसिड को अपन कहां से शुरू करते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था, एसिड को ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एसिड जो है, अम्ल जो है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, अर्थात ब्लू जो है उसको रेड करता है, ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर देता है एसिड जो है, ठीक है। तो यहां पर इसके दो गुणधर्म हुए, पहला कौन सा हुआ कि स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ब्लू को रेड कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको अनिल शब्द बताया था, अनिल नाम बताया था ना, एक के आगे एन आएगा, अर्थात नीला, नीले में न, अनिल, नीले पत्र, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ए मतलब अम्ल, नी मतलब नीला और ले मतलब लाल। तो ये आपकी आसानी से याद रह जाएगा, अम्ल नीले को लाल करता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, लाल को नीला करता है कि नीले को लाल करता है, तो ध्यान नहीं रहता, ठीक है ना। अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारे दैनिक जीवन में जिनमें अलग अलग अम्ल और क्षार होते हैं। पहले अपन अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, अलग अलग पदार्थों में सबसे पहला है सिरका। दूसरे नंबर पे है जठर रस। तीसरे नंबर पे है, ये मैंने क्लास में आपको बताया है कि किसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं, लाल चींटी का डंक, ये तो है पदार्थ, और यहां है अम्ल। लाल चींटी के, लाल चींटी का डंक। नंबर 4 संतरा। नंबर 5 इमली। नंबर 6 दही। नंबर 7 सामान्य चींटी का डंक। सामान्य चींटी का डंक। और नंबर 8 है आपका टमाटर है, ये टमाटर, ठीक है। अब किस किस पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो पहला है सिरका। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
नंबर 2 है जठर रस। जठर रस होता है जैसे पेट के अंदर जो एसिडिटी बन जाती है, पेट के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा है लाल चिंटी में। लाल चिंटी में आपको पता है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। नंबर 4 पे है संतरा। संतरे में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। 5वां है इमली। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। उसके बाद है दही। दही में आपको पता है कौन सा होता है? दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है सामान्य चींटी का डंक। कई बार क्या है कि लाल चींटी का डंक ना पूछ के सामान्य चींटी का डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो सामान्य में होता है मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल। और लास्ट है आपका टमाटर। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। तो इस प्रकार से अलग अलग पदार्थों में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये सभी याद होने चाहिए। ठीक है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है क्षार। अच्छा, अम्ल के एग्जाम्पल कौन कौन से, उदाहरण कौन कौन से होते हैं अम्ल? वैसे तो यहाँ नाम आ गया, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। एक होता है H2SO4। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। तो ये अम्ल के उदाहरण है। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है क्षार। क्षार कैसे होते हैं? जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं वैसे ही क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। ठीक है। और लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका? जो अम्ल है वो नीले को लाल करता है तो ये उल्टा है, लाल को नीला करेगा। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, अर्थात जो रेड है उसको ब्लू कर देंगे। ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण में सबसे बढ़िया जो क्षार होता है वो है NaOH, दूसरा KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे नाम 9th में मैंने आपको बनवाए थे सभी, कि धन आयन और ऋण आयन को जोड़कर आप कैसे पूरा एक अणु बनाओगे। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो जो क्षार हैं वो NaOH, KOH, और भी मैंने आपको बताए थे। कौन से थे? NH4
NH4OH, ए होता है Al, OH का फुल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ क्षार हैं। अब अम्ल और क्षार जो है वो प्रबल और दुर्बल भी होते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। स्ट्रॉन्ग अम्ल मतलब उसमें अम्लीय गुण बहुत ज्यादा होता है। अब अम्लीय गुण ज्यादा या कम अपन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अपन परिभाषित करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा ये प्रबल है, ये दुर्बल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल को अगर हम उसका जलीय विलयन बनाते हैं प्रबल अम्ल का, तो वे तुरंत आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास में ये अम्ल है, HCl है, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। इसको अगर अपन जलीय विलयन बनाते हैं इसको अगर अपन जल में डालते हैं तो H और Cl अलग अलग हो जाते हैं। H तो क्या हो जाएगा? धनायन, और Cl क्या हो जाएगा? ऋणायन। अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं और पूर्णतः टूट जाते हैं। कोई भी अम्ल का भाग शेष नहीं रहता। तो वो तो क्या होंगे? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे, जिनके जलीय विलयन तुरंत विघटित हो जाते हैं, जो तुरंत आयनित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे Na और OH है, Na अलग हो जाएगा, OH आयन अलग हो जाएगा। NaOH में क्या हो जाएगा? Na प्लस और OH माइनस। तो वे अम्ल और क्षार जिनके जलीय विलयन में वे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और दुर्बल क्या होंगे? जिनके जलीय विलयन में वो पूर्णतः आयनित नहीं होते, वो दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार वे अम्ल व क्षार जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया, ये HCl, H2SO4, HNO3 ये तीनों प्रबल अम्ल है। यहाँ पर NaOH और KOH ये प्रबल क्षार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में मैं आपको बता दूं, HCl, H2SO4 और HNO3 ये तो अम्ल में आ जाएंगे, और प्रबल क्षार हो जाएंगे NaOH और KOH। ये क्षार हैं और ये प्रबल अम्ल हैं। अब है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। इसका ठीक उल्टा, वे अम्ल व क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो पूर्णतः आयनित नहीं होते, वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? जो पूर्णतः आयनित नहीं होते जल में डालने पे, वे कहलाते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एसिड
एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ये कैसा है? दुर्बल अम्ल है। और एक होता है H2CO3, ये भी दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार मैंने क्षार बताए थे, NaOH, ये क्या है? दुर्बल क्षार, ठीक है। और An, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? दुर्बल क्षार है। आपको यही ध्यान रखना है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में, कि वो कैसे होते हैं। एक दो प्रकार के विलयन भी होते हैं, एक तो तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन होता है। तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन कौन सा होगा? तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। अब यहाँ पतले गाढ़े से क्या मतलब है? पतले गाढ़े से यहाँ ये मतलब है कि अगर जल में हम अम्ल डालें और उसमें अम्ल की मात्रा तो कम है और जल की मात्रा ज्यादा है, तब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तनु विलयन, ठीक है। अम्ल व क्षार की मात्रा जल से बहुत कम होती है। जैसे अपन ने खूब सारा जल ले लिया और उसमें थोड़ा सा हमने HCl डाल दिया, एक गिलास हमने पानी ले लिया और थोड़ा सा इसमें HCl डाल दिया, 5, 7, 10 बूंदे डाल दी, तो 10 बूंदों की तुलना में पानी तो एक गिलास है, बहुत ज्यादा पानी हो गया ना, और हमने अम्ल की मात्रा बहुत कम ली है, तब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तनु अम्ल, क्योंकि हमने अम्ल की मात्रा डाली है, तो वो क्या कहलाएगा? तनु अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार हमने एक गिलास जल लिया और उसमें थोड़ी मात्रा हमने क्षार की डाल दी, अर्थात हमने NaOH या KOH डाल दिया, उसकी कुछ बूंदे डाल दी, तो वो क्या कहलाएगा? तनु क्षार कहलाएगा, तनु क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो अम्ल व क्षार की मात्रा किसी भी विलयन में अगर कम है और जल की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो कैसा कहलाएगा? तनु विलयन कहलाता है। इसी प्रकार सांद्र, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन में इसका उल्टा हो जाएगा। अम्ल व क्षार की मात्रा जल की तुलना में ज्यादा होती है, वो कहलाता है सांद्र। तो इसमें अम्ल व क्षार की मात्रा जल से अधिक होती है, तो वो विलयन कैसा कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। तो अपन ने कुछ एक चीजें पढ़ी है यहाँ पर, अम्ल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, तनु विलयन, सांद्र विलयन। ये कुछ, ये बार बार ये शब्द आएंगे, तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है। तो सांद्र में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी पानी की तुलना में, अगर सांद्र क्षार है तो उसमें क्षार की मात्रा ज्यादा होगी पानी की तुलना में, ठीक है। अगर पानी ज्यादा है और अम्ल या क्षार की मात्रा अगर कम है तो वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा, ठीक है। यहां पर आप या कर दो, या, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं डाला जाता ना, या तो तनु अम्ल होगा या तनु क्षार होगा। तो अम्ल या क्षार की मात्रा जल से बहुत कम होगी तो वह तनु विलयन कहलाएगा, और जल से अगर अधिक होती है तो वो सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार पढ़े। इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो अम्ल और क्षार आपका कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है लवण। इसमें कुछ कुछ चीजें आप 9th में पढ़कर आए हैं,
और अभी दोबारा भी मैंने आपको, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये आपके एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लवण, लवण के बारे में भी आप जानते हो ना। अम्ल, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो उदासीन हो जाएगा ना, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की क्रिया ही तो है। अम्ल व क्षार के मिलने पर लवण और जल बनता है। लवण एक उदासीन प्रकृति का होता है, ये अम्लीय प्रकृति, तीन प्रकृति होती है ना, अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति और लवणीय प्रकृति। लवणीय होती है उदासीन, ठीक है ना। वो लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ना तो नीले को लाल करता है और ना ही लाल को नीला करता है, ठीक है। तो लवण अपन किसे कहते हैं? अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। लवण व जल बनता है, इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो उदासीनीकरण की जो क्रिया है उसमें अम्ल व क्षार दोनों मिलकर उदासीन एक पदार्थ बनाते हैं जिसे अपन लवण कहेंगे, और साथ में बनेगा जल। जैसे अम्ल हमने ले लिया HCl, ये तो क्या है? अम्ल। एक अपन ने ले लिया क्षार, वो क्या ले लिया? NaOH। अम्ल और क्षार की हमने अभिक्रिया करवा दी, दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को मिलाने पे क्या बन जाएगा? OH और ये H। जल का क्या सूत्र है? H2O होता है ना। तो एक तो ये H और ये OH, ये मिलकर तो क्या बना देगा? जल बना देगा। और NaCl क्या बना देगा? लवण। तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O, तो ये लवण है, ये अम्ल है, और ये क्या है? क्षार, ठीक है। तो आज आप इतना पढ़ोगे, नया लेसन स्टार्ट हो गया है, बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात है कि आपका पढ़ा हुआ है। तो रेगुलर पढ़ोगे, अच्छी तरह इसको दोबारा समझोगे और इसको साथ साथ में याद करते जाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।